Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, लास्ट क्लास में हम हमारा न्यूट्रिशन लेसन कंप्लीट करें और आई होप आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है रेस्पिरेशन द एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम। तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से और एक बार बता रही हूँ कि फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, तो आप लोग अपने नोट्स लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा और एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में है, हर क्वेश्चन आप लोगों को नोट्स में लिखना है। समझ गए ना बच्चों? सो चलो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेसन कौन सा है? रेस्पिरेशन द एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम। तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम क्यों बोल रहे हैं रेस्पिरेशन में हम? क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही। तो कौन सी एनर्जी, कौन से गैस रिलीज हो रहा रेस्पिरेशन में? तो रेस्पिरेशन ये चैप्टर हम बहुत थोड़ा डीप में देखेंगे आज। यूजिंग फूड to carry out life processes is key to life for all living beings in both multicellular or unicellular. In the chapter on nutrition, we have discussed how the body draws out nutrients from the food taken in. The food provides energy for all the biological activities only after breakdown through the process known as respiration. तो आप लोगों को समझ में आया कुछ? रेस्पिरेशन और हमारा न्यूट्रिशन दो रिलेटेड है। कैसे मिस? देखेंगे। यूजिंग फूड टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस इज़ अ की। तो हमको मालूम है कि हमारी बॉडी में कौन सा भी प्रोसेस होना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? फूड। ठीक है ना? हमारी बॉडी में सारे प्रोसेसेस बैलेंस्ड होना, हमारे बॉडी में कुछ भी डिफेक्ट नहीं आना मिले। तो मेन रीज़न क्या है? पहले फूड। ठीक है ना? फिर चाहे वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो या फिर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो। तो न्यूट्रिशन चैप्टर में हम क्या पढ़े थे कि बॉडी हमारी न्यूट्रिएंट्स कैसे यानी फूड जब हम ले रहे तो जब हमारे इंटेस्टाइन में जाते ही न्यूट्रिएंट्स सारे कैसे ले रहे, कार्बोहाइड्रेट्स कौन लेते, फैट्स कौन लेते, ठीक है ना, प्रोटीन्स कौन अब्जॉर्ब कर ले रहे, ठीक है ना, हमारे बॉडी में छोड़ा ना ये सब। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा। सिस्टम में क्या है, क्या कर रहे हैं उन लोग का? जो भी फूड हम ले रहे हैं उसमें से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स ये सारे अब्जॉर्ब कर लेके जो वेस्ट फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, बॉडी के बाहर आ जा रहा। ठीक है ना? तो फूड यानी न्यूट्रिशन। फिर जब ये अंदर जा रहा, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ओनली आफ्टर द ब्रेक डाउन थ्रू द प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। तो ये फूड एनर्जी कब प्रोवाइड कर रहा? हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होने के बाद। ठीक है ना? इंसान को एनर्जी कब आ रही? जो फूड हम ले रहे उससे एनर्जी आ रही बोल रहे। तो एनर्जी कब आ रही? आफ्टर द प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन होने के बाद हमारे अंदर क्या है? एनर्जी आती। तो ये रेस्पिरेशन रुक रुक के होता क्या? रेस्पिरेशन रुक रुक के कर रहे हैं आप लोग? नो, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। ठीक है ना? कंटिन्यूस प्रोसेस है रेस्पिरेशन। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर से सांस लेंगे, अब थोड़ी देर रेस्ट लेंगे बोल तो होता नहीं। तो रेस्पिरेशन क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको हम नहीं रोक सकते चाह के भी। थस रेस्पिरेशन लीड्स टू फाइनल यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। नॉर्मली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। रेस्पिरेशन अच्छे से कब होता है? जब हम ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। ठीक है ना? हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में रहा तो नॉर्मली रेस्पिरेशन होता। सेल्स ऑफ द लिविंग बॉडी यूज फूड कॉन्स्टेंटली टू हेल्प आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है ना? हमारे सेल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी के फूड को कॉन्स्टेंटली यूज़ करते, यूज़ करके हमारी बॉडी के फंक्शंस जो है प्रॉपरली लेके चलते। दे रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ गैस, फूड मटेरियल एंड सम केमिकल्स। क्या होना उन लोगों को? प्रेजेंस ऑफ गैस, फूड मटेरियल एंड सम केमिकल्स। किसको? सेल्स को। ठीक है ना? हमारी बॉडी में फंक्शंस अच्छे से करने के लिए क्या क्या होना सेल्स को? प्रेजेंस ऑफ गैस, फूड मटेरियल एंड सम
chemicals. The term respiration derived from the Latin word respire, meaning to breathe. ठीक है ना, respiration कहाँ से आया, Latin word से आया. Respire की meaning क्या है, to breathe. Refers to the whole chain of processes from the inhalation of the air to the use of oxygen in the cells. कहाँ से कहाँ तक, inhalation of the air to the use of oxygen in the cells. respiration कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, inhalation और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा ना, हम हमारी नोज़ को यूज़ करके हम इनहेल कर रहे हैं. इनहेल यानी सांस, यानी हवा को जब हम अंदर ले रहे हैं उसको इनहेलेशन बोलते हैं. तो हवा का अंदर जाने तक से लेकर अंदर गए बाद हमारे पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के बाद वो जो ऑक्सीजन हम लिए वो ऑक्सीजन पूरे सेल्स यूज़ करने तक के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन. डिस्कवरी ऑफ गैसेस एंड रेस्पिरेशन देखेंगे कौन डिस्कवर करे. द टर्म रेस्पिरेशन केम इनटू यूज ए सेंचुरी आफ्टर द वर्ड ब्रीथिंग वाज यूज्ड. ठीक है ना, रेस्पिरेशन कब यूज़ में आया, सेंचुरी यानी 100 साल के बाद डिस्कवर करे. वे बैक इन द 14th सेंचुरी. कौन सी सेंचुरी में, 14th सेंचुरी. इट वॉज यूज्ड मच बिफोर पीपल न्यू दैट एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है ना, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है. दे हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस दैट टुक प्लेस इंटरनली इन ए लिविंग बॉडी. अभी जब कुछ भी ज़्यादा नहीं मालूम था लोगों को कि हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा, असल एक्चुअली क्या क्या हो रहा. तो रेस्पिरेशन विच वॉज यूज एज ए मेडिकल टर्म यूजुअली रेफर्ड टू एज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग पैसेज ऑफ एयर एंड प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट. ठीक है ना, तो जब क्या बोले लोग, इन लोगों को नहीं मालूम था अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा हमारे. तो जब रेस्पिरेशन को क्या बोले लोग, इट इज़ रेफर्ड एज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग पैसेज ऑफ एयर एंड प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट. रेस्पिरेशन को सिंपली डिफाइन करें क्या, इट इज़ ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग पैसेज ऑफ एयर. ठीक है ना, एयर इज पासिंग इन द बॉडी एंड प्रोड्यूसिंग द हीट. बस इतना मालूम था. It was not until 18th century when Lavoisier and Priestley did a comprehensive work on properties of gases, their exchange and respiration, that we came to know something about how the process of gaseous exchange goes on in our body. तो until 18th century में जब Lavoisier and Priestley इन लोग क्या करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस पे वर्क करें. ठीक है ना, हर एक गैस के प्रॉपर्टीज़, उन लोग एक्सचेंज कैसा हो रहे और रेस्पिरेशन में कैसे इन्वॉल्व हो रहे गैसेस, कौन से गैसेस इन्वॉल्व है ये हमारी बॉडी में. ये कौन वर्क करे इस पर, लैवोशियर एंड प्रीस्ली. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम ऑफ द प्रीस्लीज एक्सपेरिमेंट्स इन अर्लियर गैसेस. ठीक है ना, आप लोग ये नाम से वाकिफ़ है. प्रीस्ली के एक्सपेरिमेंट्स कुछ हम पढ़े. Recall the concepts and answer the following. Lavoisier also carried out several experiments to understand the property of gases. In his early experiments, it is clear that Lavoisier thought that the gas liberated on heating powdered charcoal in a bell jar kept over water in a trough was like fixed air. In those days, carbon dioxide was known as a fixed air. ठीक है ना, लेवोइशियर भी क्या है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी करे. तो जैसे प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टी यानी गैसेस के प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से मालूम करने के लिए लेवोइशियर क्या है, एक्सपेरिमेंट्स करे. इन दोज डेज कार्बन डाइऑक्साइड वॉज नोन एज अ फिक्स्ड एयर. ठीक है ना, जब 18th सेंचुरी जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते थे, इट इज़ नोन वॉज अ फिक्स्ड एयर बोलते थे. The next series of experiments dealt with the combustion of phosphorus in a bell jar. अब नेक्स्ट सीरीज में क्या करें एक्सपेरिमेंट्स में, combustion of phosphorus in a bell jar, phosphorus गैस पर एक्सपेरिमेंट हुआ. From these studies, Lavoisier showed that whatever in the atmospheric air which combined with the phosphorus was not water vapor. ठीक है ना, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्हों क्या ऑब्जर्व करे कि एटमॉस्फेरिक एयर में ये एटमॉस्फेरिक एयर जो फॉस्फरस से कंबाइंड है वॉज नॉट वाटर. इसमें क्या है, पानी नहीं है, पानी के वेपर्स, यानी इसमें वाटर वेपर यानी वाटर गैशियस फॉर्म में नहीं है. कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, एटमॉस्फेरिक गैसेस में कौन नहीं है, वाटर वेपर. His final words
are that the substance which combines with the phosphorus is either air itself or another elastic fluid present in a certain proportion in the air which we breathe. ठीक है ना? तो फाइनल क्या बोल दिया उन्होंने अब कि जो सब्सटेंस फॉस्फोरस से कंबाइन हो रहा वो क्या है, एयर है या फिर अदर इलास्टिक फ्लूइड. ठीक है ना, अदर या तो एयर होना या फिर एयर में कुछ इलास्टिक फ्लूइड है जो हम ब्रीथ कर रहे. दिस वॉज द रेस्पायरेबल एयर, ए कॉम्पोनेंट ऑफ एयर दैट ऑल्सो हेल्प्ड इन बर्निंग. डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं बोले नो, क्या बोले, एक कॉम्पोनेंट है एयर का जो हम ब्रीदिंग में भी हेल्प हो रहा और हेल्प्स इन बर्निंग. बर्निंग यानी अब कहीं आँच हो रही है, अगर हम उसको ऑक्सीजन गैस इंट्रोड्यूस करें तो आँच भड़कती. ठीक है ना, आँच और भड़कती. तो ये जब ऑक्सीजन बोल के अभी नाम नहीं दिए थे, क्या बोले उन्होंने, वो एक ऐसा गैस है जो ब्रीदिंग में भी इन्वॉल्व है एंड इट ऑल्सो हेल्प्ड इन बर्निंग. Lavoisier noted that there was a profound difference between the air in which combustion of metal had been carried out and the one which had served for respiration. ठीक है ना, क्या बोले इन्हों कि एयर कंबशन यानी एक ऐसा गैस है जो कंबशन में भी हो रहा और रेस्पिरेशन. कंबशन यानी जो आँच जो भड़कना है ना वो प्रोसेस को कंबशन बोलते. तो combustion or respiration. The air that we breathe out precipitated lime water while that after heating metal did not. ठीक है ना, जब जो एयर हम ब्रीथ आउट कर रहे, तो कौन सा एयर है वो हम ब्रीथ आउट कर रहे, ब्रीथ इन कर रहे ऑक्सीजन, ब्रीथ आउट कर रहे कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है ना, कौन सा गैस रिलीज करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड. From this he deduced that there were two processes involved in respiration. तो इससे क्या बोले नो, रेस्पिरेशन में कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, 2 processes आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन एंड दैट ऑफ दीज ही प्रॉबेबली न्यू ओनली 1. ठीक है ना, ये 2 प्रोसेसेस में फिर उनको कितने मालूम था, सिर्फ एक प्रोसेस परफेक्टली मालूम था. देयरफॉर ही कैरिड आउट अनदर एक्सपेरिमेंट बाय विच ही शोड दैट about 1/6 of the volume of vitiated air consists of chalky acid gas. Therefore, to create common air from vitiated air, it was not enough merely to add the appropriate amount of air needed for burning or respirable air. The existing chalky acid gas must also be removed. यहाँ पर कंफ्यूज मत हो आप लोग, यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म्स नहीं यूज़ करे. जैसा इन लोगों को जब अभी नहीं मालूम था ये ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसीलिए ये गैसेस को क्या नाम रखे, एक तो कंबशन एयर यानी ऑक्सीजन, फिक्स्ड एयर या फिर चॉकी एसिड एयर या फिर फिक्स्ड एयर. ये कौन है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड. ही ड्रू इमीडिएटली द लॉजिकल कंक्लूजन रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अब लास्ट में एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करें, क्या, इधर एमिनेंटली रेस्पायरेबल एयर इज चेंज्ड इन द लंग्स टू चॉकी एसिड एयर और एन एक्सचेंज टेक्स प्लेस. ठीक है ना, तो जो एयर हम अंदर ले रहे हैं वो हमारे लंग्स पे जाते ही क्या हो रहा, उन्हें किस में, कौन से गैस में बदल जा रहा, चॉकी एसिड एयर. चॉकी एसिड एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ पे. ठीक है ना, ये लोग डायरेक्ट नहीं बोल रहे कार्बन डाइऑक्साइड बोल के. तो जो एयर हम बाहर से ले रहे हैं वो एयर अंदर जाके क्या हो रहा, बदल जा रहा. कौन से एयर में, चॉकी एसिड एयर. कहाँ पर, लंग्स में. तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा नहीं मालूम या फिर खुद एयर बदल जा रहा नहीं मालूम हो रहा इनको. तो द एमिनेंटली रेस्पायरेबल एयर बीइंग अब्जॉर्ब्ड एंड एन ऑलमोस्ट इक्वल वॉल्यूम ऑफ चॉकी एसिड air being given up to the air from the lungs. He had to admit that there were strong grounds for believing that eminently respirable air did combine with the blood to produce the red color. ठीक है ना, तो जब रेस्पायरेबल एयर यानी जो हम सांस ले रहे वो एयर जब अब्जॉर्ब हो रहा अंदर जाके, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ चॉकी एसिड अंदर जाने के बाद लंग्स में इक्वल वॉल्यूम चॉकी एसिड का इक्वल वॉल्यूम हमको वहाँ पर बन जा रहा, वो एयर अंदर जाके कौन से एयर में बदल जा रहा, वो चॉकी एसिड में. तो
उनको एडमिट करना है कि जो उन्होंने बात दे रहे कि रेस्पायरेबल अंदर जाने के बाद वहाँ पर बदल जा रहा, फिर चौकी एसिड एयर बन जा रहा, तो इसके लिए उनको एमिनेंस देना था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे उसके बारे में उनको थ्योरी प्रूफ करना था। ठीक है ना, समझ में आया ना? तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। थैंक यू।